नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी का जो टॉपिक हमने कल प्रारंभ किया था उसे आगे पढ़ते हैं। कल हमने खेड़ा सत्याग्रह के बारे में, चंपारण के बारे में और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के बारे में गांधी जी से का जो रोल था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका गांधी ने जो निभाई थी वो बातें की थी। आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा रोलेट एक्ट को लेकर के और इसके साथ में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि महत्वपूर्ण जो गांधी युग में आंदोलन प्रारंभ हो रहे हैं, जो गांधी का 1920 का असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने वाला है, उससे पहले गांधी जी जो हैं वो 1915 से लेकर के और लगातार अपना ग्राउंड पे कार्य कर रहे हैं, धरातल पे इस तरीके से काम कर रहे हैं कि उनके साथ में आगे काफ़ी लोग जो हैं, उनकी भावनाएं और लोग उनके साथ में जुड़ जाते हैं। तो इसमें गांधी का इम्पोर्टेंट रोल क्या है, हमारा मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग यही हम पढ़ रहे हैं कि जितने भी एक्टिविटी हो रही हैं 1915 के बाद कंटिन्यू लगातार, उसमें गांधी का क्या रोल है और उससे रिलेटेड जो अन्य फैक्ट हैं वो भी हम साथ में कर रहे हैं। कल की जो क्लास थी उसमें आप लोगों का काफ़ी स्नेह प्रेम मिला, काफ़ी रिस्पॉन्स आया, अच्छा रिस्पॉन्स आया। इस तरीके से अगर आप पूरी क्लास को देखोगे तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा और हम आपके लिए और ज़्यादा बेटर करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में जैसे 1914 से लेकर के 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। इंग्लैंड का मेन उसमें टारगेट जो था वो जर्मनी था। अब यहाँ पे जो कानून बना हुआ है वो है इंडियन डिफेंस एक्ट। इंडियन डिफेंस एक्ट जो है ये ऐसा कानून है जो भी सरकार के विरोधी गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों पे कार्रवाई की जा सकती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने जैसे देखा कि भारत का अध्ययन किया, तो भारत का अध्ययन किया तो पाया कि एक तो ये बंगाल वाला क्षेत्र और एक पंजाब वाला क्षेत्र, इस बंगाल और पंजाब वाले क्षेत्र में जो है वो अंग्रेजों की जो पॉलिसियां हैं, अंग्रेजों की जो नीतियां हैं, ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं, उनके विरुद्ध में मूवमेंट आंदोलन प्रारंभ हो गए। जैसा कि पंजाब के जो लोग थे, पंजाब जो है उसका मेन टारगेट ये है कि पहले विश्व युद्ध में पंजाब के सबसे अधिक सैनिकों ने भाग लिया और बदले में जो कानून आ रहे हैं, जिस प्रकार के कानून अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसियां बनकर आ रही हैं, उनके विरुद्ध में लोगों का एक जन आक्रोश है। और वो जन आक्रोश किस प्रकार से यहाँ पे एक आंदोलन और एक हत्याकांड का रूप लेता है वो हम पढ़ रहे हैं। तो इंडियन डिफेंस एक्ट जो है, इसके स्थान पे एक नया कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ की और इसके लिए एक कमेटी बनाई, रोलेट कमेटी, जिसको हम कह सकते हैं रोलेट समिति भी कह सकते हैं। रोलेट कमेटी जो है, इसका सबसे पहली बात ये आती है कि गठन कब हुआ। रोलेट कमेटी का गठन पूछा जाता है तो गठन आपको बताना है कि इसका गठन जो है वो 10 दिसंबर 1917 को हुआ। इसका गठन कब हुआ? 10 दिसंबर 1917 को रोलेट कमेटी का गठन हुआ और इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, रिपोर्ट वाली तारीख भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 18 अप्रैल 1918 को प्रस्तुत की है। अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है? 18 अप्रैल 1918 को। अब पहला विश्व युद्ध जो था उसमें ब्रिटेन जो है वो बहुत ही एक तरह से विजेता या ब्रिटेन के पक्ष में युद्ध आ गया है, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई भी देश में किसी भी प्रकार का
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में जो आवाज उठती है उसे हम किसी ना किसी प्रकार का कानून बना करके दबाएंगे। तो अब यहाँ पे ये रिपोर्ट कब आती है? 18 अप्रैल 1918 को। अब इस कमेटी का जो अध्यक्ष है उसकी बात करते हैं। इस कमेटी का जो अध्यक्ष है उसका नाम है सिडनी रोलेट। सिडनी रोलेट। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सिडनी रोलेट कौन था? तो ये किंग्स हाई कोर्ट में जज था। किंग्स हाई कोर्ट जो था ब्रिटेन में उसका जज है ये, किंग्स हाई कोर्ट का जज है। कौन? सिडनी रोलेट। इसको अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा यहाँ इसमें 4 और सदस्य हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। स्कॉट है, लाविट है, कुमार स्वामी है, कुमार स्वामी। इसमें 4 अन्य सदस्य हैं। कुमार स्वामी के अलावा इसमें प्रमोद चंद्र है, प्रमोद चंद्र। तो ये जो 4 अन्य सदस्य हैं, टोटल इसमें 5 सदस्य लिए गए। इसका अध्यक्ष कौन है? सिडनी रोलेट है, और जो किंग्स हाई कोर्ट का जज है, और 4 अन्य सदस्य हैं। एक का नाम है स्कॉट, और एक का नाम है लाविट, और एक कुमार स्वामी है, एक प्रमोद चंद्र है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो रोलेट कमेटी बनाई गई है, इसमें रोलेट कमेटी में जो सदस्य लिए गए हैं वे सदस्य जो हैं वो 2 तो भारतीय हैं और 2 ब्रिटिश हैं। 2 भारतीय कितने हैं? 2 हैं। और ब्रिटिश कितने हैं? ब्रिटिश जो हैं वो भी 2 हैं। ब्रिटिश इनकी संख्या भी कितनी है? 2 है। अब इसमें भी ये कहा गया था एक सरकारी, एक गैर सरकारी, एक सरकारी, एक गैर सरकारी। जो क्वेश्चन कथन पे आधारित आते हैं आजकल, उसमें ये ध्यान रखना है कि रोलेट कमेटी में जो सदस्य लिए गए थे 4 सदस्य अध्यक्ष के अलावा, वो सभी सरकारी थे या सभी गैर सरकारी थे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें यह कहा गया एक भारतीय सदस्य गैर सरकारी होगा, एक भारतीय सदस्य सरकारी होगा, एक ब्रिटिश सदस्य गैर सरकारी होगा और एक ब्रिटिश सदस्य सरकारी होगा। तो इस तरीके से इसमें 4 सदस्य लिए गए, स्कॉट, लाविट, कुमार स्वामी और प्रमोद चंद्र। और इसके अध्यक्ष कौन है? सिडनी रोलेट हैं। और ये रोलेट कमेटी कब बनी है? ये 10 दिसंबर 1917 को बनी है। और रोलेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की है? 18 अप्रैल 1918 को। रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि आपको ध्यान में रखनी है। ये दोनों तारीखें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। 18 अप्रैल 1918 को। अब जो रोलेट कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उसके आधार पे जो 2 विधेयक तैयार किए गए, 2 विधेयक तैयार किए गए। ये ध्यान रखना है कितने विधेयक तैयार किए गए? 2 विधेयक तैयार किए गए। अब आपने पढ़ा है कि विधेयक और अधिनियम जो हैं उनमें ये अंतर है कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है वो क्या होती है? वो विधेयक होती है। और जब वो उस सदन से पारित होकर के और उस मुखिया के हस्ताक्षर हो जाते हैं, जैसे उस समय जो है वो हस्ताक्षर होते थे वाइसराय या गवर्नर जनरल के। वर्तमान में भारत में कोई कानून बनता है तो उस पर हस्ताक्षर होते हैं लोकसभा राज्यसभा के पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के। कहने का मतलब हुआ कि उस समय राष्ट्रपति के इक्वल जो पद था वो किसका पद था? वाइसराय या गवर्नर जनरल का पद था। अब ये विधेयक जो हैं वो 2 विधेयक तैयार किए गए। इसमें से एक विधेयक के लिए कहा गया कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया रखी गई उस विधेयक में ये बात रखी गई कि बिना सूचना के, बिना वारंट के किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। बिना सूचना के, बिना वारंट के किसी को अरेस्ट, गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी बात इसमें यह कही गई कि गिरफ्तार करने के बाद में उनके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। स्पेशल कोर्ट का प्रावधान भी कर दिया गया, जिसमें 3 हाई कोर्ट के जजों को मिलाकर के एक स्पेशल कोर्ट बना दिया। उस कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी और वे अपनी अपील कहीं नहीं कर सकते, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। इस विधेयक में ये बात रखी गई। और वो जो कोर्ट है उसके द्वारा आग्रह पे उन्हें जिनको भी अरेस्ट किया गया है इस कानून के तहत,
2 वर्ष तक बंदी बना करके रखा जा सकता है। इस विधेयक में क्या प्रावधान किया गया कि बिना सूचना के, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है और उसके बाद में उसको अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस स्पेशल कोर्ट में जिसके लिए गठित किया गया है उस स्पेशल कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा, वो कोर्ट उसे 2 वर्ष तक अरेस्ट जेल में डाल सकता है बिना कारण ही। 2 वर्ष से पहले तो छूटेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया। अब एक विधेयक तो ये हो गया सरकार विरोधी घटनाओं के विरुद्ध में। इसमें कहा गया कि बिना सूचना के गिरफ्तार कर सकते हैं। कोई व्यक्ति पे डाउट हुआ, कोई सरकार विरोधी आंदोलन चलाने की तैयारी कर रहा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आंदोलन चलाने वाला हो, उग्र आंदोलन चलाने वाला हो, इस तरह का इसमें प्रावधान किया गया। दूसरा, विधेयक में यह कहा गया कि कोई भी समाचार पत्र है, कोई भी समाचार पत्र है, कोई भी पत्रिका है, उसमें सरकार विरोधी कोई बात नहीं छपनी चाहिए। सरकार विरोधी बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा विधेयक में ये बात रखी गई। अब ये जो विधेयक था ये प्रस्तुत किया गया किसमें? विधानमंडल में। विधान परिषद था उस समय। क्या था? विधान परिषद। विधान परिषद को कहते थे लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहते थे? लेजिस्लेटिव असेंबली। अब विधान परिषद में जो रोलेक्ट एक्ट बन रहा है, वो रोलेक्ट विधेयक जो है, इसका 2 विधेयक थी। पहला विधेयक रखा गया, वो तिथि आपसे पूछी जाती है। ये विधेयक 6 फरवरी 1919 को रखा गया। विधान परिषद में कब रखा गया? 6 फरवरी 1919 को रखा गया। और 18 मार्च 1919 को ये विधान परिषद में पारित हो गया। विधान परिषद में क्या हो गया? पारित हो गया 18 मार्च 1919 को। अभी ये कानून नहीं बना है। आपने पढ़ा, ये प्रक्रिया उसी के इक्वल चल रही है जैसे लोकसभा राज्यसभा में पारित होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। तो अभी क्या हुआ है? यहाँ पारित हुआ है। अब इसके ऊपर वाइसराय के जो हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं 21 मार्च 1919 को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रोलेक्ट एक्ट बनने की जो प्रक्रिया थी वो विधान परिषद में रखा गया। ऐसा पूछे तो 6 फरवरी 1919 को रखा गया था और 18 मार्च 1919 को ये पारित हो गया था और 21 मार्च 1919 को इस पर वाइसराय के हस्ताक्षर हो गए और ये क्या बन गया? कानून बन गया। इससे पहले आपने पढ़ा कि रोलेक्ट समिति बनी जो थी 10 दिसंबर 1917 को। इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो तिथि आपको ध्यान रखनी है 18 अप्रैल 1919 को। उस रिपोर्ट के आधार पे 2 विधेयक लाए गए। एक विधेयक में प्रावधान किया गया कि बिना सूचना के, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, उसको किसी प्रकार की अपील करने का अधिकार नहीं रहेगा और 2 वर्ष तक उसको बंदी बनाया जा सकता है। एक विधेयक में कहा गया कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं उनमें सरकार विरोधी कोई भी बात नहीं छापी जा सकती। अब ये विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया गया विधान परिषद में कब? 6 फरवरी 1919 को और पारित हो गया 18 मार्च 1919 को। अब ये 21 मार्च को कानून बन गया है। अब विधान परिषद में कुछ भारतीय सदस्य भी हैं, उन्होंने इस विरोध में, इस विधेयक के, इस कानून के विरुद्ध में त्याग पत्र दे दिया। उसमें त्याग पत्र देने वालों में नाम आता है विट्ठल भाई भट्ट, विट्ठल भाई, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने त्याग पत्र दिया। कौन है? श्रीनिवास शास्त्री, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। विट्ठल भाई ने, मोतीलाल नेहरू ने, श्रीनिवास शास्त्री ने, मजरूल हक, ये वो लोग हैं जिन्होंने क्या किया है? त्याग पत्र दिया। श्रीनिवास शास्त्री, मजरूल हक और विट्ठल भाई और मोतीलाल नेहरू ने जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उससे क्या दे दिया है? त्याग पत्र दे दिया है। अब इसके आगे की प्रक्रिया पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं महात्मा गांधी की सत्याग्रह सभा के बारे में। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की है? सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है इसका संस्थापक है महात्मा गांधी।
संस्थापक महात्मा गांधी हैं। संस्थापक कौन हैं? महात्मा गांधी हैं। स्थापना 24 फरवरी 1919 को की गई है। इसका उपाध्यक्ष जो है उसका नाम है हर्निमेन। उपाध्यक्ष कौन है? हर्निमेन। यह हर्निमेन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने खेड़ा सत्याग्रह को वास्तविक किसान सत्याग्रह बताया था। इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह को वास्तविक किसान सत्याग्रह बताया। किसने? हर्निमेन ने। इसके सदस्य हैं शंकरलाल बैंकर और उमर सामानी। शंकरलाल बैंकर और उमर सामानी इसके सदस्य हैं सत्याग्रह सभा के। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की है? महात्मा गांधी ने की है। जब रोलेक्ट एक्ट बन गया है उसके विरुद्ध में इन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसके संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी हैं। स्थापना कब होती है? 24 फरवरी 1919 को होती है। उपाध्यक्ष कौन है? हर्निमेन है। हर्निमेन ने ही खेड़ा सत्याग्रह को वास्तविक किसान सत्याग्रह बताया था। और इसके सदस्य कौन है? शंकरलाल बैंकर और उमर सामानी। अब ये जो सत्याग्रह सभा है इसका विरोध कौन करते हैं? इसका विरोध करने वालों का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसका विरोध करते हैं, एक तो आपको ध्यान रखना है एनी बिसेंट का नाम आता है। एनी बिसेंट ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि महात्मा गांधी ने इससे पहले एनी बिसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था और होम रूल आंदोलन में महात्मा गांधी ने एनी बिसेंट का साथ नहीं दिया था। इसलिए एनी बिसेंट जो है वो सत्याग्रह सभा का क्या करती है? विरोध करती है। और इसी विरोध के दौरान, इसी सत्याग्रह सभा के विरोध के दौरान ये एनी बिसेंट गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहती है। गांधी जी को राजनीतिक बच्चा पूछा जाए, किसने कहा था? एनी बिसेंट ने कहा था। किस सत्याग्रह या किसके विरोध में? सत्याग्रह सभा के विरोध में। इसके अलावा इसमें जो विरोध करने वाले हैं एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या नाम है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और एनी बेसेंट ने क्या किया है? सत्याग्रह सभा का विरोध किया है। और इसका समर्थन का नाम भी पूछ लेते हैं कि इसके समर्थक कौन थे। तो समर्थक में नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ये इसके समर्थन में है सत्याग्रह सभा के। आप रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में जो घटनाएं होती हैं उनको हम पढ़ते हैं, वो तारीखें आपको ध्यान में रखनी है। जिन जिन तारीखों की हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली बात आती है 30 मार्च 1919 की। उसके बाद में नेक्स्ट जो तारीख ध्यान में रखनी है वो है 6 अप्रैल 1919। उसके बाद में 7 अप्रैल 1919। उसके बाद में 9 अप्रैल 1919। ये जो क्रम लगातार चलेगा ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि रोलेक्ट एक्ट जो कानून बन गया था इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी ने एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। देशव्यापी हड़ताल का आह्वान। और ये आह्वान किया गया 30 मार्च 1919 के 30 मार्च 1919 के लिए। कब किया गया? 30 मार्च 1919 के लिए। अब गांधी जी ने क्या किया? इस देशव्यापी हड़ताल की जो तारीख थी वो चेंज कर दी। बाद में तारीख क्या रख दी? 6 अप्रैल 1919 रख दी बाद में। लेकिन दिल्ली जो था, दिल्ली में इसकी सूचना नहीं मिली। तो महात्मा गांधी की जो आह्वान था
उसके ऊपर उसका जो आग्रह था उस पर दिल्ली में एक भव्य जो है आंदोलन, भव्य भीड़ इकट्ठी हुई और एक विरोध प्रदर्शन हुआ। और दिल्ली में उस विरोध प्रदर्शन का जो नेतृत्व किया है वो नेतृत्व किया है स्वामी सरदानंद जी ने। स्वामी सरदानंद ने। आपने पढ़ा कि सत्याग्रह जो आंदोलन चलाया है, सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने, ये सत्याग्रह आंदोलन के समर्थन की बात हम करते हैं कि इसके समर्थक कौन कौन थे, महात्मा गांधी के साथ आए थे। उसमें आपने पढ़ा कि बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी के समर्थन में थे। दूसरा एक व्यक्ति और भी ध्यान में रखना है, सरदानंद जो है ये भी महात्मा गांधी के समर्थन में है। कौन है? सरदानंद। तो दिल्ली में जो नेतृत्व किया है स्वामी सरदानंद ने किया और यहाँ पे मुस्लिम हिंदू एकता देखने को मिली। स्वामी सरदानंद ने जामा मस्जिद में जाकर के स्पीच दिया था और यहाँ पे एक नया नारा दिया गया, वो था हम कि हम सभी एक हैं। है का मतलब यहाँ हिंदू से था और मैं का मतलब मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम एकता यहाँ पे दिखाई गई थी। तो स्वामी सरदानंद ने दिल्ली में गांधी जी के आग्रह पे हड़ताल किया 30 मार्च 1919 को और इसमें एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। घटना पढ़ते हैं 6 अप्रैल की। 6 अप्रैल को पंजाब में हड़ताल की गई। कहाँ पे की गई? पंजाब में हड़ताल की गई थी, क्योंकि अंग्रेजों का मेन जो टारगेट था वो पंजाब और बंगाल था। तो पंजाब में जो हड़ताल की गई थी उसकी तिथि क्या है? 6 अप्रैल 1919 है। और पहला जो विश्व युद्ध हुआ है उसमें सर्वाधिक सैनिक भी कहाँ से हैं? पंजाब से हैं। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक जो सैनिक हैं वो कहाँ से हैं? पंजाब से हैं। अब जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार की सहायता की है सेना में भर्ती होकर के भारतीय जवानों ने, उसके बदले में क्या मिला? उसके बदले में जो है ऐसे कानून, काला कानून मिला, बहुत ही खराब कानून भारतीयों के लिए आया है। इसलिए जगह जगह यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और पंजाब में जो नेतृत्व किया गया है जहाँ पे हड़ताल का 6 अप्रैल 1919 की जो हड़ताल है, पंजाब की जो हड़ताल है, ये एकदम सफल हड़ताल मानी गई है। और इसके लिए 2 नेता हैं यहाँ पे, अमृतसर के नेता हैं ये, और इसमें एक का नाम है डॉक्टर सत्यपाल और एक है सफुद्दीन कीचलू। एक का नाम है सफुद्दीन कीचलू। ये अमृतसर के स्थानीय नेता हैं। इनके नेतृत्व में हड़ताल की गई है पंजाब में काफी 6 अप्रैल 1919 को। और ये हड़ताल क्या रहती है? एकदम सफल रहती है। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक सैनिक कहाँ से हैं? पंजाब से हैं। हम पढ़ते हैं 7 अप्रैल 1919 की घटना को। अब ये महात्मा गांधी जो हैं इस समय मुंबई में हैं। बंबई में, उस समय मुंबई का नाम क्या है? बंबई है। तो महात्मा गांधी कहाँ पे हैं? बंबई में हैं। अब महात्मा गांधी से आग्रह किया गया कि आप किसी तरीके से पंजाब पहुंचिए। पंजाब पहुंचने की बात कही गई और सरकार ये चाहती थी कि महात्मा गांधी को दिल्ली और पंजाब न आने दिया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी आएंगे तो नेतृत्वकर्ता जो है वो मिलेगा क्रांतिकारियों को। जो एक भीड़ इकट्ठी हो रही है एक तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध में, उनका नेतृत्व करने वाला उनको प्राप्त होगा। तो इसलिए अंग्रेजों ने सोचा था, ब्रिटिश सरकार ने सोचा था कि ये नेतृत्व कमजोर पड़ जाए। तो पंजाब आग्रह किया गया बुलाने का। महात्मा गांधी 7 अप्रैल के दिन पंजाब आते हैं। अब इन्हें दिल्ली होकर के पंजाब आना है। तो ये मुंबई से या बंबई से दिल्ली के लिए और दिल्ली से पंजाब आ रहे हैं। तो ये बंबई से जब दिल्ली आ रहे हैं तो रास्ते में हरियाणा का एक जिला है पलवल में ट्रेन को रुका करके उसकी तलाशी ली गई स्टेशन पे और उसमें महात्मा गांधी मिले। महात्मा गांधी को तुरंत प्रभाव से ट्रेन से उतार लिया गया और उसी समय जो दूसरी ट्रेन मुंबई की ओर जा रही थी, बंबई की ओर जा रही थी, उसमें वापस बैठा दिया गया कि आपको है ना न तो दिल्ली जाना है और न पंजाब जाना है। और तुरंत गांधी जी वापस बंबई के लिए प्रस्थान करने लगे। अब ये बंबई की तरफ वापस जा रहे हैं
तो ये ट्रेन राजस्थान से भी गुजरती थी। सवाई माधोपुर, राजस्थान में ट्रेन कहाँ पे पहुंची? सवाई माधोपुर पहुंची। तो वहां पे भी ऐसा कहा जाता है कि सवाई माधोपुर स्टेशन पे महात्मा गांधी उतरे थे। वापिस मुंबई जाते समय महात्मा गांधी जो हैं वो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के एंगल से ये बात इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब 7 अप्रैल 1919 को पलवल से वापस बंबई भेजा जा रहा था तो महात्मा गांधी राजस्थान के किस स्टेशन पे उतरे थे? सवाई माधोपुर स्टेशन पर उतरे थे। अब ये जो घटना थी, महात्मा गांधी को इसमें अरेस्ट नहीं कर सकते, एक तरह से उनको प्रोहिबिशन, निषेधता की गई थी इधर आने की। अब ये जो सूचना थी ये पूरे देश में ये फैल गई कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है। गांधी जी को क्या कर लिया गया है? अरेस्ट कर लिया गया है। अब गुजरात के कुछ हिस्सों में तो इस गिरफ्तारी के विरुद्ध में हिंसा भी होती है, वहां पे भीड़ जो है उग्र हो जाती है। और महात्मा गांधी ने इस हिंसा का भी विरोध किया है, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते कि उसकी कोई भी जो आंदोलन है, सत्याग्रह चल रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसकी हिंसा की गांधी ने आलोचना की है। तो ये घटना हमने पढ़ी 7 अप्रैल 1919 की। अब बात करते हैं 9 अप्रैल 1919 को। 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर जिनका नाम है एविंग, डिप्टी कमिश्नर है जिनका नाम क्या है? एविंग है। और इन्होंने आमंत्रित किया, इन्होंने बुलाया, आमंत्रित किया किनको? एक तो आमंत्रित किया सत्यपाल को, डॉक्टर सत्यपाल को, जो यहाँ का अमृतसर का प्रसिद्ध स्थानीय नेता है, और एक सैफुद्दीन कीचलू को आमंत्रित किया गया। तो यहां पे डिप्टी कमिश्नर के द्वारा बुलाया गया किसको? सत्यपाल को और सैफुद्दीन कीचलू को। अब इन दोनों को यहां से क्या कर दिया गया? पंजाब तुरंत प्रभाव से आपको छोड़ना पड़ेगा, और इनको पंजाब से बाहर कर दिया गया। एक आदेश जारी करके पंजाब से बाहर कर दिया गया। तो ये घटना होती है, इसकी तिथि आपको ध्यान में रखनी है, 9 अप्रैल 1919 को। अब इसके विरुद्ध में आगे क्या प्रक्रिया होती है? नेक्स्ट घटना पढ़ते हैं अपन 10 अप्रैल 1919 के, जब डॉक्टर सत्यपाल और कीचलू को पंजाब से बाहर कर दिया गया था। उसके विरुद्ध में यहाँ पे अब एक आम सभा जो है वो जुलूस निकाल रही है विरोध में, और उस जुलूस पर ब्रिटिश सिपाही जो हैं ये गोलाबारी कर देते हैं, और इसमें 20 आम जन नागरिक मारे भी जाते हैं। और भीड़ इतनी उग्र होती है कि इसमें 5 ब्रिटिश अधिकारी भी मारे जाते हैं। 5 ब्रिटिश अधिकारी जो हैं उनकी भी मृत्यु हो गई है। अब जब पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, पंजाब को, तो यहाँ पे एक नया पद बनाया गया था जिस पद का नाम है एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। एलजी जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का गवर्नर होता है, उप गवर्नर, इस तरीके से। तो यहाँ पे एलजी लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं, लेजिस्लेटिव गवर्नर जो हैं वो हैं माइकल ओ जनरल, माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर। और यहाँ पे मार्शल लॉ लगा रखा है पंजाब में। क्या लगा रखा है अमृतसर क्षेत्र में? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब सेना का शासन लगा रखा है, और उसके मुखिया हैं जनरल डायर। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि जनरल डायर जो हैं वो मार्शल लॉ के मुखिया हैं, मुख्य सैनिक पदाधिकारी हैं, और ये यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं माइकल ओ डायर। अब माइकल ओ डायर जो हैं ये एलजी है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? माइकल ओ डायर।
और मार्शल लॉ के अध्यक्ष कौन है यहाँ पे, जो जनरल डायर। अब इसके बाद में 10 अप्रैल के बाद में 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को कोई घटना नहीं होती है बड़ी। अब बात करते हैं हम 13 अप्रैल की। अब देखिए नेक्स्ट 13 अप्रैल 1919 को, अब यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, जलियांवाला जो बाग है उस समय ये एक ग्राउंड है, केवल 4 दीवारी है। बाग जैसा उस समय इसमें कुछ भी नहीं है। उससे पहले कभी ये बाग हुआ करता था, इस नाम पे इसे बाग कहा गया। ये जल्ली नामक व्यक्ति का था। किसका था? जल्ली नामक व्यक्ति का था। उसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? जलियांवाला बाग पड़ गया। अब ये इस समय ग्राउंड है ओनली, इसके 4 दीवारी हैं, ऊंची ऊंची दीवारें हैं और एक जो है वो गेट है और इसके अंदर एक मंदिर बना हुआ है और एक कुआं है। मंदिर है और एक कुआं है। अब 13 अप्रैल जो है ये वैसाखी का दिन है, त्योहार का दिन है। पंजाब में जगह जगह मेले लगे हुए हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं और यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जिसका नाम है हंसराज। अब हंसराज नाम का एक व्यक्ति है, इसने इस जलियांवाला बाग पे 13 अप्रैल 1919 को शाम 4 बजे एक सभा बुला रखी है। शाम 4 बजे एक सभा बुला रखी है। किस व्यक्ति ने? हंसराज ने। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठे हुए थे, जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, उनको आमंत्रित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो उसको आमंत्रित किसने किया? हंसराज ने किया। अब शाम 4 बजे का टाइम दे रखा। अब इस बाग में शाम को 4 बजे 10,000 लोग आ गए। कितने लोग आ गए? 10,000 लोग आ गए। ये सभा प्रारंभ हो गई, 10,000 लोग इकट्ठे हो गए। अमृतसर के जो मेन नेता थे, 2 डॉक्टर सत्यपाल और कीचलू को पंजाब से बाहर कर दिया गया था। अब आपने पढ़ा कि जो मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ, सेना का जो शासन है, इसका जो मुख्य अधिकारी है उसका नाम क्या है? जनरल डायर। और ये मासे जो हैं जनरल डायर, ये अमृतसर के एक तरह से कसाई कहलाते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत एक तरह से बहुत बड़ा पाप और अपराध हम कह सकते हैं इन्होंने किया था। ये यहाँ पे 4:30 बजे 4:30 पे इस गेट पे पहुंच जाते हैं और इनके पास में, इसके साथ में सैनिक हैं और ये 2 तोप भी लाते हैं, 2 तोप लाते हैं, जो गाड़ियों पे लगी हुई तोप थी वो। लेकिन गेट जो है वो छोटा होने के कारण वो तोपें अंदर नहीं गई। इस मासे ने तो ये बताया था बाद में जब इंक्वायरी हुई थी इस हत्याकांड की जांच में कि मैं गोलियां ही नहीं चलाता, मैं वो तोप खाना खोलता अगर वो तोपें अंदर चली जाती तो इसका मतलब ये था कि ये और भी ज्यादा खराब कार्य करने वाला था। अब इन्होंने क्या किया? गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोली जो है, गोली नंबर 303 यहाँ पे चली हैं। कौन सी गोलियां चली हैं? गोली नंबर 303 यहाँ पे चली हैं और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार यहाँ पे 379 जो लोग हैं वो मारे गए, ऐसा कहा गया। लेकिन कांग्रेस के द्वारा ऐसा कहा गया कि इसमें लगभग जो है वो 1000 लोग मारे गए। अब इस घटना पे गोलियां चला दी गई। पूरे देश में एक बहुत बड़ी आपराधिक घटना कह सकते हैं, ब्रिटिश सरकार की सबसे खराब नीति इसको कह सकते हैं। अब जो प्लासी में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी, कहाँ पे? प्लासी बंगाल में। वो नींव जो है वो उखड़ने का काम कौन करता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड करता है।
क्योंकि इससे पूरे देश के वो लोगों के माइंड में भी एक मैसेज गया जो पढ़े लिखे थे, शिक्षित वर्ग थे, कर्मचारी वर्ग थे, लेकिन अंग्रेजी शासन को अच्छा मानते थे, जो अंग्रेजों को भारतीयों का हितैषी मानते थे, उनके लिए भी एक अच्छा एक मैसेज गया क्रांति करने के लिए कि ये अंग्रेजी शासन जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, वो किसी भारतीय का हित नहीं चाहती है, इनके विरुद्ध में आंदोलन किया जाए। अब इस हत्याकांड के बाद में हत्याकांड की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई। हत्याकांड की प्रक्रियाएं, जहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हत्याकांड की प्रतिक्रियाएं आती हैं। इसमें सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि शंकर नायर जो है, शंकर नायर ये वाइसराय कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे देते हैं। शंकर नायर जो है वाइसराय कार्यकारिणी के ये सदस्य हैं और कार्यकारिणी से क्या देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1919 में ही सर की उपाधि दे रखी थी, जो बोलते हैं नाइटहुड की उपाधि, जिससे नाम के साथ में लगता है सर, इनके नाम के साथ में लगता था सर। अंग्रेजों की तरफ से एक उपाधि दी जाती थी जिसको बोला जाता था नाइटहुड की उपाधि। अब इन्होंने ये नाइटहुड की उपाधि जो है ये वापस लौटा दी है कि बहुत हो गया है उपाधियां लेकर के, आपकी उपाधियों का कोई फायदा नहीं है, आप जनता की, भारतीयों की बहुत एक तरह से बहुत विरोधी हैं, आप नहीं चाहते हैं भारतीय जनता के साथ में किसी प्रकार का अच्छा व्यवहार करना। उसके बाद में एक कथन आता है जवाहरलाल नेहरू का, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड पे कहा कि पंजाब अलग थलग पड़ गया है, पंजाब जो है वो अलग थलग पड़ गया है। ऐसा पूछें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये किसने कहा कि पंजाब अलग थलग पड़ गया है, तो जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद में एक कथन आता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ने तो पूरे देश में ही आग लगा दी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश में आग लगा दी है, पूरे देश में आग लगा दी है, पूरे देश में आग लगा दी है। तो ये हमें हत्याकांड की प्रक्रियाएं, शंकर नायर जो था इसने वाइसराय कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पंजाब जो है वो अलग थलग पड़ गया है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश में आग लगा दी है। अब इस हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी बनती है, हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी। पूरे देश में विरोध होता है, अंग्रेजी सरकार पे दबाव बनता है, काफ़ी दुनिया के ऐसे देश हैं उन्होंने भी इस हत्याकांड के विरोध किया है। उसके बाद में अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया हंटर कमेटी। क्या नाम रखा गया? हंटर कमेटी। अब हंटर कमेटी जो है इसको लेकर के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है गठन 19 अक्टूबर 1919 को। इस कमेटी का गठन कब होता है? 19 अक्टूबर 1919 को। इसके जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है जॉन हंटर। इसमें टोटल सदस्यों की हम बात करें तो कितने सदस्य हैं? टोटल 8 सदस्य हैं। इसमें से 5 सदस्य जो हैं वो ब्रिटिश सदस्य हैं। अब ब्रिटिश में एक तो हो गया जॉन हंटर जो इसका अध्यक्ष है, इसके अलावा रेनकन, बेरो, स्मिथ और राइक्स, ये ब्रिटिश सदस्य हैं। रेनकन, बेरो, स्मिथ और राइक्स किसमें? हंटर कमेटी में। इसके अध्यक्ष कौन है? जॉन हंटर। इसमें 5 और 1 6 सदस्य, ये 4 और 1 5 हो गए। अब बच गए 3 सदस्य। टोटल कितने हैं? 8 हैं। 8 में से हम 2 पार्ट में बांटें तो कह सकते हैं कि 5 जो है वो ब्रिटिश हैं और 3 जो है वो भारतीय हैं। तो भारतीय सदस्यों को देखिए, सर चिमन लाल
शीतलवाड़, सर चिमनलाल शीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। ये जो सदस्य हैं ये भारतीय हैं। इनके नाम के साथ सर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई है और नाइटहुड की उपाधि इन्होंने अभी वापस नहीं की है। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो वापस कर दी थी, लेकिन इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है वापस नहीं की है। तो इस तरीके से हंटर कमेटी जो है ये 19 अक्टूबर 1919 को बनी। इसके अध्यक्ष जॉन हंटर हैं और इसमें अन्य जो 4 सदस्य हैं ब्रिटिश, उनके नाम हैं रैनकन, बेरो, स्मिथ और राइट्स, और 3 भारतीय सदस्य हैं सर चिमनलाल शीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। अब इस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट तो वैसी आनी थी क्योंकि कमेटी में ज़्यादा सदस्य किन के सदस्य हैं, ज़्यादा ब्रिटिश सदस्य ज़्यादा हैं, तो ये जैसा चाहेंगे वैसी ही रिपोर्ट आएगी। तो इन्होंने कहा कि जो जनरल डायर ने गोलियां चलाई हैं, जनरल डायर ने गोलियां चलाई हैं, उनके लिए वो मजबूर था। वो जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो आवश्यकता से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और वो तख्ता पलट करने वाली थी। वहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ था, सेना का शासन लगा हुआ था और वो भीड़ वहाँ पे शासन को पलटना चाहती थी। ये यहाँ पे दलील दी गई कि जनरल डायर जो है वो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो सैन्य शासन लगा हुआ है, जो कानून व्यवस्था बिगड़ने वाली थी पंजाब की, उस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन्हें ऐसा करना पड़ा। ये मजबूर हो गए, करना नहीं चाहते थे ऐसा, लेकिन ये मजबूर हो गए ऐसा करने के लिए। ये इस कमेटी में कहा गया। बाद में कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई जांच के लिए, जिसका नाम रखा तहकीकात समिति भी कहते हैं, तहकीकात समिति या कमेटी। एक इसे सविनय जांच कमेटी भी नाम इसका दिया गया है। इस समिति का जो गठन किया गया था 7 जून 1919 को किया गया था। कब किया गया था? 7 जून 1919। इस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है, इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष हैं और इसके जो अन्य सदस्य हैं उनमें महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी। अन्य सदस्यों में अब्बास तैयब जी हैं, अब्बास तैयब जी, CR दास है, मोतीलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू। ये इसके अन्य सदस्य हैं, महात्मा गांधी, अब्बास तैयब जी, CR दास, मोतीलाल नेहरू। तो ये हमने कांग्रेस की द्वारा गठित की गई जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए उस कमेटी की बात की। इसे तहकीकात समिति भी कहते हैं, सविनय जांच कमेटी भी कहते हैं और इसके अध्यक्ष कौन हैं? मदन मोहन मालवीय। और ये कमेटी कब बनाई गई? 7 जून 1919 को बनाई गई थी। इस कमेटी में सदस्य कौन हैं? महात्मा गांधी, अब्बास तैयब जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू। बात करते हैं जनरल डायर की। जनरल डायर, जनरल डायर को भारत में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में एक विशेष प्रतिभोज दिया गया। यहाँ पे विशेष प्रतिभोज दिया गया। उस प्रतिभोज में ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया इसे, और ब्रिटिश महिलाओं का रक्षा करने वाला कहा गया, ब्रिटिश महिलाओं का रक्षक कहा गया। इसके बाद में यहाँ से इन्हें ब्रिटेन भेज दिया गया। अब ब्रिटेन में जो संसद है उसके 2 सदन हैं, 2 सदन हैं। उसमें एक हाउस ऑफ कॉमन्स है और एक इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है इसमें इस प्रक्रिया पे, ये जो घटना हुई थी इस पे वोटिंग होती है। तो जनरल डायर जो है उसके टोटल 230 वोट पड़ते हैं, उसमें से
130 वोट इसके विरुद्ध में पड़ते हैं, इसके विरुद्ध में, किसके, जनरल डायर के हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स में टोटल 230 वोट थे, 130 विरोध में पड़ते हैं। इस कारण इनको त्याग पत्र देना पड़ा, किससे, हाउस ऑफ कॉमन्स से। विरोध किया गया इस सदन के द्वारा। ब्रिटेन का इस जो संसद का एक सदन है, पार्लियामेंट का, वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें इसके विरुद्ध में 130 वोट पड़े। त्याग पत्र देना पड़ा इन्हें, लेकिन इनकी पेंशन बंद नहीं की गई। पेंशन जो है वो रेगुलर जारी रखी गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था, इसने इसका पक्ष लिया। इसमें टोटल 129 वोट थे और 89 जो वोट थे वो इसके पक्ष में पड़े। 89 वोट इसके पक्ष में पड़े हैं। एक वहां का न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर मॉर्निंग टाइम्स। इस न्यूज़पेपर ने इसके जनरल डायर के लिए चंदा मांगने का सहयोग मांगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दिया जाए। ये जो भारत में ऐसी घटना करके आए हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए गर्व की बात बताई। तो इसे लगभग ऐसा कहा जाता है उस समय कि 26,000 पौंड चंदा आया, इसके डोनेट आया। कितना, 26,000 पौंड। और एक कवि हुए हैं जिनका नाम आपने सुना है, रुडयार्ड कीपलिंग, जिनके अंग्रेजी साहित्य रहा है, उन्होंने रुडयार्ड कीपलिंग के जो कृतियां हैं वो पढ़ी हैं। रुडयार्ड कीपलिंग, इन्होंने सबसे ज़्यादा डोनेट किया, किसको, जनरल डायर को, रुडयार्ड कीपलिंग ने। अब इसके बाद में जनरल डायर जो है वो थोड़ा दुखी रहा, मेंटली रूप से प्रॉब्लम में रहा इस घटना के बाद में। अब ये पैसे जो इसको दिए गए 26,000 पौंड, ये इससे खर्च नहीं हुए, क्योंकि इसने ऐसे बुरा कार्य किया हुआ था, इसलिए 1927 में इनकी मृत्यु हो गई। यहां पे एक बात को अच्छी तरह से समझिए। ज्यादातर गाइडों में ये लिखा है कि उधम सिंह ने 1940 में जनरल डायर की हत्या कर दी, लेकिन उधम सिंह ने जो है वो जनरल डायर की हत्या नहीं की है, क्योंकि जनरल डायर तो 1927 में इनकी मृत्यु हो गई है। अब उधम सिंह वाली बात यह है कि उधम सिंह ने 1928 में चला गया, कहां पे, ब्रिटेन चला गया वो, और उसने माइकल ओ डायर की हत्या की है। माइकल ओ डायर। अब आपने पढ़ा था कि जनरल डायर जो था ये तो वहां पे अधिकारी लगा रखा था अमृतसर में वहां पे जो है सेना का शासन चल रहा था, उसका अधिकारी था। और पंजाब का जो एलजी था उस समय, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, वो कौन है, माइकल ओ डायर है। तो माइकल ओ डायर की हत्या की है किसने, उधम सिंह ने। कब, 1940 में। एक सही सोची समझी रणनीति प्लानिंग के तहत माइकल ओ डायर की हत्या की किसने, उधम सिंह ने। यह बात ध्यान रखनी है। विशेष तौर से पुलिस का जो एग्जाम देते हैं उन्हें ऐसा पूछा जाता है कि उधम सिंह ने किसकी हत्या की। 4 ऑप्शन में आते हैं, जनरल डायर भी ऑप्शन में आता है, माइकल ओ डायर भी आता है। तो माइकल ओ डायर की हत्या की है। तो ये हमने आज रोलेक्ट एक्ट और गांधी जी का योगदान इसमें क्या रहा वो बातें पढ़ी हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी डालना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और वो क्वेश्चन सुनिए आप। जैसा कि आपने पढ़ा है कि महात्मा गांधी जो हैं इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम सभी को याद है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अब ये सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक है, ये किस भाषा में लिखा गया है, गुजराती में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, गुजराती में। बाद में इसका अनुवाद हुआ है, अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है और हिंदी में भी अनुवाद हुआ है। अंग्रेजी में अनुवाद भी आपको याद हो गया होगा कि महादेव देसाई ने इसका
अंग्रेजी में अनुवाद किया है। किसने? महादेव देसाई ने। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन सुनिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग का हिंदी अनुवाद किसने किया? क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लीजिए। सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। धन्यवाद।